जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण हो रहा है। सेना के जवान चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं और घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। इस दौरान अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने घेर कर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं श्रीनगर के खानयार इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने लश्कर से जुड़े संगठन टीआरएफ के 2 आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि इलाके की बारीकी से निगरानी की जा सके और आतंकियों के ठिकानों को ट्रैक किया जा सके। बीती रात करीबन 2 बजे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट्स एक मकान में छुपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी। जम्मू कश्मीर में 2.5 साल बाद अचानक आतंकियों के फिर से सक्रिय होने से सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना भारतीय सेना को अच्छे तरीके से आता है। इधर जी मीडिया से खास बातचीत में कश्मीर जाने के आईजीपी वीके बिर्दी ने खुलासा किया है कि जो आतंकी श्रीनगर के खानयार को मार गिराया गया है वो लश्कर का कमांडर था और बीते लंबे समय से सुरक्षा बलों को इसकी तलाश थी। लश्कर कमांडर उस्मान को लेकर के जल्द ही कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जो है एक टेररिस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और उसकी जो शिनाख्त की तस्दीक बतौर उस्मान लश्करी अलियास छोटा वली जो कि एलईटी का एक कमांडर था और यहाँ पे काफ़ी महीनों से एक्टिव था और उसको काफ़ी ट्रैक किया जा रहा था। तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है लास्ट ईयर जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, तो लिहाजा ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट मरहला है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया इस पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार के बनते ही आतंकी वारदातें तेज हो चुकी हैं। सेना के जवान भी आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचा रखे हैं, लेकिन सवाल भी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उठाए जा रखे हैं। उन्होंने अब जांच की मांग की है। क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही गिरिराज सिंह ने अब्दुल्ला सरकार पर पत्थरबाजों और पाकिस्तान के समर्थन का आरोप लगा दिया और कहा, जब आतंकियों को पनाह दोगे तो जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे ही बनेंगे। जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे, तो ये स्थिति आएगी। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार पर? ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं, आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुकी है, लेकिन राजनीति से इतर सुरक्षा बल आतंकियों का काम तमाम करने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। आतंकवादियों की फायरिंग में यूपी के 2 मजदूरों की गोली लगी और आतंकियों को गोली से घायल यूपी के दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आतंकियों ने यह हमला प्रवासी मजदूर को टारगेट करके किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की तरफ से किया गया ये छठा हमला है। 2 नवंबर बड़गाम में यूपी के 2 लोगों को आतंकियों ने गोली मारी। 20 अक्टूबर को गांदरबल में 6 प्रवासी मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को शोपियां में प्रवासी मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी। साथ ही जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया। देर रात आतंकियों ने छिपकर आर्मी कैंप पर हमले किए, जिसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकी वहां से भाग निकले। आर्टिकल 370 लागू होने के बाद से शांत कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के हमले तेज हो चुके हैं। साथ ही टारगेट किलिंग भी बढ़ चुकी है, जिससे प्रवासी मजदूर अब खौफ में हैं।
यूपी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने के बाद बवाल शुरू हो गया। एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है। ये फतवा बरेली जिले के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी किया है। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। यानी मुस्लिम महिला ने महादेव की आराधना की तो मौलाना को मिर्ची लग गई। उधर नसीम सोलंकी की चुनावी शिव भक्ति पर सियासी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि कल तक जो पार्टी हिंदू परंपराओं का उपहास उड़ाती थी, आज उनकी मुस्लिम प्रत्याशी जलाभिषेक कर रही हैं शिवलिंग का। सवाल ये है कि क्या नसीम सोलंकी की शिव भक्ति सच्ची है, चुनावी है और मौलाना के कहे अनुसार वोट लेने के बाद वो भूल सुधार करेंगी। उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। जो भी हो, इतना तो क्लियर है, नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर कट्टर पंथियों को गजब की मिर्ची लगी है। उधर जलाभिषेक के बाद गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। उधर साधु संत भी नसीम सोलंकी के मंदिर जाने का विरोध कर रहे हैं। चुनाव होने वाला है वहाँ, और इसी के दृष्टिगत ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि वहाँ भगवान शिव की पवित्रता को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू समाज इसका बहिष्कार करेगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक नारा जिसने कई दलों की नींद उड़ा दी तो कई दलों को अपनी सच्चाई याद दिला दी। अब एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भी मुसलमानों को बटेंगे तो कटेंगे के नफा नुकसान बता रहे हैं। मुरादाबाद में उन्होंने मुस्लिम समाज के बटने और उसके नुकसान गिनाए। मुसलमान बटेगा तो कटेगा, बढ़ गया मुसलमान, कट गया मुसलमान। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे विस्तार से मुस्लिमों को बताया कि बटने के कितने नुकसान हुए, कितने हो सकते हैं। मुसलमान बटा, उसकी लिंचिंग हो गई। मुसलमान बटा, उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए। मुसलमान बढ़ गया, मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया। मुसलमान बढ़ गया, उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई। दरअसल ओवैसी ने दूसरे दलों के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया है, जिसमें 3 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट सपा का गेम बिगाड़ रहे हैं और भाईजान के नेता फिलिस्तीन की याद दिलाकर वोट मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो फिलिस्तीन को फॉलो करें और उस तरह संघर्ष करें, क्या करें? यकीनन हिंदुस्तान में भी अगर हमारे उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर संघर्ष ना किया होता तो शायद कि आज हिंदुस्तान भी आजाद ना होता। यानी एआईएमआईएम ने बटोगे तो कटोगे से आगे निकलकर मुस्लिमों को फिलिस्तीन जैसे संघर्ष की कहानी याद दिलाई। तय है, नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन सपा और एआईएमआईएम के बीच फंसे मुस्लिम वोटर अगर बटेंगे नहीं तो किसका गेम बिगाड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। इंपोर्टेड माल वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत अब अरविंद सावंत के बचाव में उतर गए और रावत से 2 कदम आगे जाकर ये बोल गए कि महिला को इंपोर्ट माल बोलने से भला कैसे अपमान हो गया। तो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर, उसमें महिला का अपमान कहाँ है? वहीं सीएम शिंदे ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बाला साहिब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। कैसे देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। दरअसल उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने साइना एनसी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। सावंत के इस बयान पर अब साइना एनसी ने भी पलटवार किया। विनाश अगाड़ी के नेतागण भी चुप है, उनकी नेत्री भी चुप है, लेकिन जनता की आवाज बुलंद है। यानी वोटिंग से पहले महाराष्ट्र का द्वंद्व और भी तेज होने वाला है, जिसका ट्रेलर उद्धव गुट के नेताओं ने दिखा दिया है और पलटवार में महायुति ने भी महाभारत मचा रखी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव में बाला साहब ठाकरे की यादों को फिर से जिंदा कर दिया और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था,
गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को बाला साहिब के विचारों के खिलाफ गठबंधन करने की बात कही, तो दूसरी तरफ खुद को बाला साहिब और शिवसेना का असली शुभचिंतक होने का दावा भी पेश कर दिया। सब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे, वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो। हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिव सैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। यानी वोटिंग से पहले बाला साहिब सियासत में जिंदा हो गए, उनके नाम चले गए। सीएम शिंदे के दाव से महायुति को कितना फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस बयान से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि बाला साहिब के विचार के खिलाफ जाने की बात अगर जनता ने अपने अपने अंदाज में समझी तो नतीजों पर फर्क पड़ना तय है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई। बिहार की राजधानी पटना में एक और पोस्टर लगाया गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार समेत 4 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई है। और पोस्टर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया। धर्मेंद्र मुखिया की ओर से लगाए गए इस पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि बिहार के 4 नेताओं को भारत रत्न से कब नवाजा जाएगा, और इन 4 नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई। उनमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी के नाम शामिल है। पटना में एक नया पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर है, देख लीजिए, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के साथ साथ सुशील मोदी को भी भारत रत्न दिया जाए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लालू यादव भारत रत्न पाने के असली हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद किया। लालू प्रसाद जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। अब वो उनकी वो तो प्रतिक्रिया देंगे, इस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। ये पहली बार नहीं है जब पटना में पोस्टर लगाकर नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की गई हो। इससे पहले भी अलग अलग पोस्टर के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी थी, जिस पर जमकर सियासत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर हमला बोला और बीजेपी के इस नारे को इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, बीजेपी का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सीएम योगी के इस नारे के बाद पूरा विपक्ष बेचैन है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में सिर्फ हिंदू वाले फरमान के बहाने भाईजान ने वक्फ पर सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। ओवैसी ने टीटीडी के चेयरमैन के बहाने मोदी सरकार के प्रस्तावित वक्फ कानून पर निशाना साधा है और कहा कि जब मंदिरों में हिंदू ही सदस्य बनाए जा रहे हैं तो फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों बैठाना चाहती है। टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है। आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है।
वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे। उधर ओवैसी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ओवैसी हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। जो तिरुमला मंदिर की बात है उसके अंदर साफ साफ है, लिखा हुआ है उसके अंदर, उसकी पवित्रता अपने हिसाब की पवित्रता होती है, मंदिर की पवित्रता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा भी नहीं है, हम कोई मस्जिद में घुसने की बात नहीं कर रहे। टीडीडी और वक्फ बोर्ड की तुलना बेईमानी है। संत भी ओवैसी के इस बयान से नाराज हैं। मौलाना ओवैसी के विचार सर्वथा अस्वीकार्य हैं। हमारे मंदिरों में गैर हिंदू कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? तो वक्फ बोर्ड कोई मस्जिद नहीं है, उनके पवित्र स्थल नहीं है। यानी भाईजान को पवित्र स्थल और वक्फ बोर्ड का फर्क अब संत समाज समझा रहा है, लेकिन ओवैसी को तो इसमें सिर्फ सियासत सूझ रही है और वो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के खिलाफत की वकालत में अदालत खोल बैठे हैं। रामनगरी अयोध्या में राम भक्त बबलू खान को राम भजन बजाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि राम भजन बजाने से नाराज उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के उन पर ही हमला कर दिया, जिसमें बबलू खान और उनके तीनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दर्शन नगर चौकी के तहत मिर्जापुर माफी में बबलू खान परिवार के साथ ऑफिस में दीपावली मना रहे थे। इसी दौरान वहां राम भजन बजाया जा रहा था, लेकिन आरोप है कि राम भजन बजाना उनके पड़ोसियों को नागवार गुजरा और विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने बबलू खान और उनके बेटों पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पीछे से मेरे ऊपर हथौड़ी से वार हुआ, यानी कि ये मेरा बेटा इस पर वार हुआ, रिपीटर उनका छीन करके वो फेंक दिया गया, अन्यथा वो गोली भी मार देते। इसी तरह से हम लोगों ने अपना जान बचाया। घायल हुए बबलू खान 2014 से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं और वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दावा है कि इसी वजह से उनके आसपास के मुसलमानों में उनके प्रति काफी नाराजगी है। घटना के बाद इस हमले में घायल बबलू खान और उनके तीनों बेटों का पुलिस ने मेडिकल करवाया। साथ ही बबलू खान की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया। यही नहीं, बीजेपी ने अपने प्लान पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और वो है बीजेपी का नवरत्न प्लान। नवरत्न प्लान के तहत यूपी बीजेपी ने 9 लेयर में जीत का फॉर्मूला बनाया है, जिसमें पहले नंबर पर है पन्ना प्रमुख, जिनके पास पन्ने में दर्ज 60 वोटरों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकालकर बूथ तक लाने की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर है बूथ अध्यक्ष, जिनके पास हर एक बूथ के वोटर्स की जिम्मेदारी होगी। तीसरे नंबर पर है विधानसभा प्रभारी, जो उपचुनाव वाले क्षेत्र में रैलियां और बैठकों के कार्यक्रम तय करेंगे। चौथे नंबर पर है विधानसभा संयोजक, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे, साथ ही विधानसभा की हर रिपोर्ट संगठन को भेजेंगे। 5वें नंबर पर विधानसभा 100 प्रभारी हैं, जनसंपर्क वाले सभी कार्यक्रम इन्हीं के जरिए होंगे। उसके बाद प्रभारी मंत्री का नंबर है, इनके पास सरकार की योजनाओं के जरिए वोट हासिल करने की जिम्मेदारी होगी। फिर संगठन के बड़े पदाधिकारी का नंबर है, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये हर विधानसभा में रैली करेंगे और रोजाना बैठक भी करेंगे। और आखिरी में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की हर विधानसभा क्षेत्र में रैली होगी। चुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी ने सीएम योगी के ऊपर छोड़ दी है। दरअसल बीजेपी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि हर सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए पार्टी ने एनडीए के 10-10 विधायकों को तैनात किया है। साथ ही 2-2 सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इनके अलावा संगठन के 3-3 पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रतिनिधियों को मंडल और शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिन्हें प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा जाएगा। हर चुनाव को लेकर के हम पूरी तैयारी करते हैं और पूरा पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रादेशिक नेतृत्व तक सब एकजुट होकर के जनता के बीच में जाते हैं मुद्दों को लेकर के और विजय पताका लहराने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी कितनी भी तैयारी कर ले, उपचुनाव में उसकी हार तय है। आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है, इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों के जरिए लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो,
इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए, लेकिन जनता आपके दबाव में, आपके डर में नहीं आने वाली है। देश के कई राज्यों में चुनावी फिजा है और बयानबाजी अपने चरम पर है, लेकिन यूपी उपचुनाव में तो अलग ही लेवल की नेतागिरी चल रही है। समर्थकों को खुश करने के लिए नेताजी तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदर की सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह जीत के बाद ट्रैफिक नियमों को लाल डायरी में बंद करने का वादा कर रहे हैं, यानी न डीएल न आरसी, बस ये डायरी दिखा देना। भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना, और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना, और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना। यानी विधायक बनने से पहले ही नेताजी ने कानून की जगह अपनी किताब जेब में रखने की सलाह दे डाली, वो भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने। बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह यही नहीं रुके, आगे सुनिए। और न ड्राइविंग लाइसेंस और न पीने के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साहस नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। बता दें कि कुंदर के उपचुनाव में बीजेपी ने ठाकुर रामवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे। उसी दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने ये बयान दिया। पूरे देश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा के मौके पर गायों की विशेष पूजा की और गोरखपुर में गोरक्षपीठ की गौशाला में गौ सेवा की। सीएम योगी ने अपने गायों और बछड़ों को दुलार किया। इस दौरान उन्होंने गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। बछड़ों, भवानी और भोलू को दुलार किया और उन्हें खाना भी खिलाया। इस दौरान दूसरी गाय मुख्यमंत्री को बछड़ों से दुलार करती देखती और अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। सीएम योगी ने बछिया का नाम भवानी रखा है तो बछड़े का नाम भोलू, और जब भी वो गोरखनाथ मंदिर प्रवास पर होते हैं भवानी और भोलू का हाल जरूर जानते हैं। सीएम योगी के दुलार और स्नेह से भवानी और भोलू भी उनसे काफी घुल मिल गए। दक्षिण भारत से लाए गए गोवंश के इस जोड़ी का नामकरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखा जलाने पर हुए बवाल मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा इलाके में दिवाली के मौके पर पटाखा जलाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था। पटाखा फोड़ने को लेकर हुए बवाल का प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया और उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने का भरोसा दिया। सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। सरकार के रहते कोई पटाखे जलाने से रोको ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है उनसे निपटा भी गया। बताया गया कि 9 साल की एक बच्ची पटाखा फोड़ रही थी, लेकिन उसके पटाखे फोड़ने से धर्म विशेष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ये विवाद पथराव और आगजनी में तब्दील हो गया, जिसके बाद जमकर पत्थर चले, जिससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखाई दिए। अब आपको मथुरा में रामलला के दर्शन कराते हैं। वृंदावन से आई ये तस्वीरें देखकर के हर कोई दंग है। लोग इस बात से हैरान थे कि रामलला अयोध्या से मथुरा कैसे पहुंच गए, क्योंकि कृष्ण भक्तों के सामने हूबहू रामलला की प्राणवान प्रतिमा खड़ी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चा हूबहू अयोध्या में श्री राम मंदिर में विराजमान रामलला की तरह ही दिख रहा है। भक्तों के बीच बच्चा रामलला की हूबहू प्रतिमा जैसी वेशभूषा में गुलाब के फूलों की पत्तियों पर खड़ा था। ये देख परिक्रमा के लिए गुजर रहे संत प्रेमानंद महाराज भी रुक गए। उन्होंने अपने जूते उतारे और राम रूपी बच्चे को झुककर प्रणाम किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो 29 अक्टूबर का बताया जा रहा है। दरअसल ये बच्चा रामलला की वेशभूषा धारण कर वृंदावन के महाराज प्रेमानंद के दर्शन के लिए खड़ा था। वृंदावन में रात 2 बजे हूबहू प्रतिमा जैसी वेशभूषा में सड़क पर खड़ा था बच्चा। राम रूपी बच्चे को देखकर संत प्रेमानंद महाराज ने प्रणाम किया। तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चे ने कुछ इस तरह का गेटअप लिया है कि वो साक्षात रामलला विराजमान की तरह नजर आ रहा है। हालांकि ये बच्चा कौन था और कहां से आया था इसका पता नहीं चल सका। प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ मेले का कल श्री गणेश होने वाला है, क्योंकि कल जूना अखाड़े के संतों का प्रयागराज नगर में प्रवेश होगा।
इसकी साधु संतों ने भव्य रूप से तैयारी की है और बताया कि जूना अखाड़े के 1000 से अधिक संत, सन्यासी और महंत राजशाही तरीके से कुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे। इनके साथ घोड़ा, हाथी, ऊंट, बघी और रथ गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। तो रामापुर से कल शोभा यात्रा के रूप में सभी महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य जी और जूना अखाड़ा के पूरे देश से जो श्रीमंत महंत लोग हैं, करीब 1000 आसपास में संतों को महात्मा रहने वाले हैं, उसको वो यात्रा शोभा यात्रा के रूप में, सिंहासन के रूप में सभी बैठकर उसमें आएंगे। साथ ही कुंभ महापर्व के दौरान किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और किसी को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जूना अखाड़े की तरफ से शनिदेव, यमुना और धर्मराज का पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही कुंभ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें देश विदेश से लाखों संत और करोड़ों भक्त भाग लेंगे। इस बार के महाकुंभ मेले में किन्नर अखाड़े के भक्तजन ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस के साथ कई देशों से अपने परिवार के साथ आएंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां अस्पताल में जिस बेड पर पति की मौत हुई, उस बेड को हॉस्पिटल स्टाफ ने उसकी पत्नी से पहले साफ करवाया। और जब बेड साफ करवाने का मामला तूल पकड़ने लगा तो स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर और आया को निलंबित कर दिया। दरअसल जमीन विवाद में हुए हमले में खून से लथपथ शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के ठीक बाद महिला स्टाफ ने उसकी पत्नी से बेड साफ करवाया, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद किसी ने बना लिया और वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी 5 महीने की गर्भवती है, जिसके पति और बेटे की हत्या हो जाती है, लेकिन मौत के बाद शव देने से पहले हॉस्पिटल स्टाफ ने उससे बेड साफ करवाए। अब इस मामले में नर्सिंग ऑफिसर के साथ सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला स्वास्थ्य केंद्र गड़ासरई का है। बिहार का हाल भी बहुत अलग है। यहाँ कभी 10वीं फेल फर्जी IPS बन जाता है, तो कभी यहाँ के इंजीनियर बिना सड़क खेतों में पुल बना देते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई वो इन सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये मसला सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है और जिंदगी की डोर डॉक्टर नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल की है। यहाँ डॉक्टर और नर्स नहीं मिलते, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड लोगों का इलाज करते हैं। इस नजारे को देखकर हैरान मत होइए, ये बिहार है, सिस्टम यहाँ ऐसे ही चलता है। जरा देखिए तो सही, डॉक्टर का काम सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है और गार्ड का काम कोई और कर रहा होगा। दरअसल हादसे के बाद मुसहरी CHC में इन लोगों को लाया गया था, लेकिन ड्यूटी पर तब कोई भी डॉक्टर नहीं था, लिहाजा डॉक्टर की जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड ने उठा ली। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले घायलों को मरहम पट्टी की, फिर इंजेक्शन भी लगाए। हालांकि इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे देश में बिहार का हाल बयां करने के बाद अब अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। और आइए अब आपको आदि योगी के दर्शन कराते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में दिवाली के मौके पर भव्य आयोजन किया जा रहा था। आदि योगी के धाम में आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे आदिवासी जन शिवधाम में मग्न होकर के झूमते नजर आए। आदि योगी की विशाल प्रतिमा के सामने ये रंग दिवाली के हैं। दीपोत्सव का शोर नहीं, साधना और संगीत की मधुर लय। इस दिवाली में पटाखों का शोर नहीं, सदियों पुरानी परंपराओं का जोर है। सादगी की मिसाल पेश करती ये दिवाली आदि योगी धाम में मनाई गई, जिसकी तस्वीरें बेहद ही सुंदर और मनोरम हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में पहुंचे और प्रांगण में पारंपरिक नृत्य पेश किया, जिसके गवाह देश विदेश से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु भी बने। इस दिवाली का उल्लास ही कुछ ऐसा था कि हर चेहरे पर चमक, हर चेहरे पर एक अलग उल्लास। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते लोग, मधुर संगीत और संगीत पर थिरकते पांव, जैसे ये लोग साक्षात रामयुग में पहुंच गए हों। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया जिसके निशाने पर सिर्फ मंदिर हुआ करते थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इस गैंग के सरगना शौकीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी शौकीन ने जो बताया, उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। आरोपी शौकीन अपने गिरोह के सदस्यों के साथ सिर्फ हिंदू मंदिरों को निशाना बनाता था। दरअसल 27 अक्टूबर को चोरों ने संभल के शमशान घाट परिसर में स्थित शनिदेव मंदिर समेत 6 मंदिरों को एक साथ निशाना बनाया। चोरों ने मंदिरों में रखे दान पात्र से कैश, काली देवी की मूर्ति पर लगे चांदी के छत्र समेत मंदिरों के घंटे चोरी कर लिए थे।
एक साथ कई मंदिरों में चोरी की घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस ने मंदिरों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो एक बदमाश की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जब उससे सघन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो पूर्व में जनपद बदायूं के इस्लामनगर में भी कई मंदिरों के घंटियां चोरी कर चुका है। जनपद संभल के जूनाबाई क्षेत्र में घंटी चोरी की थी और ये यहाँ पे शनिदेव जी के मंदिर में इसने घंटी चोरी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शौकीन बदायूं और संभल के कई इलाकों में मंदिरों को निशाना बना चुका है। इस दौरान जब पुलिस वालों ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो कान पकड़कर माफी मांगता दिखाई दिया। गिरफ्तार बदमाश शौकीन के खिलाफ मंदिर में चोरी के 8 केस दर्ज हैं और चोरी के आरोप में वो कई बार जेल भी जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के राजा बाजार इलाके में एक बार फिर 2 समुदायों के बीच में तनाव का माहौल बन गया। बाइक पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वहां हालात बेकाबू हो गए और ये सब तब हुआ जब वहां से काली माता की मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से हमला किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि पार्किंग विवाद में एक मुस्लिम लड़के से मारपीट की गई और उस पर कुत्ते को छोड़ दिया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। जबकि हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि काली पूजा कार्यक्रम के दौरान बाइक सवार एक मुस्लिम लड़का उनके इलाके में घुस गया और एक बच्चे के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। बवाल बढ़ते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हालात को काबू में किया, लेकिन बीजेपी ने इस बवाल को लेकर ममता सरकार को घेर लिया। सबका मौसम है, लोग खुले मन से उत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार भय का वातावरण बनेगा तो ये सरकार का काम क्या है। वहीं तनाव को लेकर कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी किया। पुलिस ने कहा कि काली पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला नहीं हुआ, ये झगड़ा बाइक पार्किंग को लेकर हुआ। हालांकि हमले के दौरान कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिवाली के दूसरे दिन पतंगबाजी का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए और ब्रजेश पाठक ने पतंगबाजी की। इस दौरान हर हर महादेव के नारे लगाए गए। इस दौरान उन्होंने पतंगबाजी के पेंच लगाए और कई पतंगे काटी। साथ ही विजेता पतंगबाजों को सम्मानित भी किया। इन पतंगों में बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीर लगी हुई थी। लखनऊ में दीपावली के दूसरे दिन जमघट में पतंगबाजी करने की परंपरा है, जिसको पूरा करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पुराने लखनऊ पहुंचे थे और देखें यहाँ पर तरह तरह की जो पतंगे हैं और खास बात यह है कि ये पॉलिटिकल पतंगे हैं। दरअसल लखनऊ की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, जिसे गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक माना जाता है। समारोह से जाते जाते ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज किया। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व और जंगलों से निकला हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और गढ़वा के इलाकों में जमकर के उत्पात मचा रहा है। इस झुंड में करीब 10 से 15 हाथी हैं, जिनका इन दिनों गढ़वा जिले में आतंक मचा हुआ है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ अब ये गांव की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया गया कि पिछले एक हफ्ते से गढ़वा में हाथियों का उत्पात है। गांव वाले इन्हें खदेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथियों का झुंड आक्रामक हो जाता है, जिसकी तस्वीर भी लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। हाथियों के इसी झुंड ने कुछ दिन पहले गढ़वा के एक गांव में धावा बोल दिया। इस दौरान कई कच्चे मकान टूट गए और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। आपका भी घर क्षतिग्रस्त किया है? हमको भी कर दिया है। कै बजे आया था हाथी? 10 बजे। कितना हाथी होगा टोटल? टोटल होगा 30-40-45। अच्छा, तो और कि गांव में कितना क्षति किया है? क्षति बहुत कर दिया, धान सब खा गया। उधर वन विभाग ने हाथियों की चहलकदमी के बाद जंगल से सटे इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया और रात के वक्त आवागमन नहीं करने की हिदायत दी है। अब से थोड़ी देर पहले ही हमने बिहार के अस्पताल का हाल आपको दिखाया था और अब जरा राजस्थान का भी हाल आप देख लीजिए, जहां YouTube देख करके दिल की जांच की जा रही है और ये हो रहा है जोधपुर के जिला अस्पताल में ही, जहां एक शख्स दिल का दर्द लेकर आए लोगों का YouTube देख करके इलाज कर रहा है। जरा सोचिए इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है। मैं खुद उठा हूँ यहाँ से, अभी इन भैया को नॉलेज ही नहीं, बेचारे ये खुद बोले मैं पहली बार कर रहा हूँ इसी चीज।
यानी दिल का दर्द लेकर इस अस्पताल में जाइए, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि यहाँ दिल का हाल जानने की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स पर है जो YouTube देख करके दिल की धड़कनें नापता है, या फिर कहें अच्छे भले लोगों की भी धड़कन बढ़ाता है। तो ECG करी नहीं, आज पहली बार कर रहे हो? इसमें कोई दिक्कत है क्या? पर आप समझ नहीं रहे हो, आपने पहले कभी ECG करी क्या? मुझे बताओ, आपने खुद ने नहीं बोला कि मैंने ECG कभी नहीं करी। हाँ, मैंने ECG नहीं की, ना मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ, तो फिर कैसे कर रहे हो यार? ये तो इनके साथ में खिलवाड़ है, मारोगे। जरा जोधपुर जिला अस्पताल का ये हाल तो देखिए। एक हाथ में YouTube चलता मोबाइल और दूसरे हाथ में ECG की लीड। ये लीड कैसे लगेगी यही नहीं पता, लेकिन दिल का इलाज इन्हीं के हाथ में है। जोधपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल का ये हाल वहां गए एक मरीज ने खुद बयां किया, जो राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का हाल बयां कर रहा है। जरा सोचिए, कहीं YouTube देखकर दिल का ऑपरेशन कर दिया जाता है तो कहीं ECG भी YouTube देखकर की जा रही है। इस हालात में मरीज को भगवान ही बचाए, क्योंकि धरती के भगवान तो यूट्यूबर हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में अचानक आई बाढ़ में 150 से ज्यादा लोग फंस गए, जिसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। बाढ़ में फंसे ये लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तभी डैम में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए और फिर करीब 150 से ज्यादा लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को बाढ़ आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन आसपास के नालों में तेजी से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और सभी लोग एक साथ फंस गए। अचानक आई बाढ़ की सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर राहत बचाव दल को भेजा गया, जिन्होंने करीब 2-3 घंटों की जद्दोजहद के बाद सभी को सुरक्षित दूसरी तरफ लाने में कामयाब रहे। इस अचानक आई मुसीबत में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत बचाव दल ने टॉर्च की रोशनी में सबका सफल रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित सबको घर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी अदालत लगती है। इस अदालत में इंसानों की नहीं बल्कि सांपों की पेशी होती है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि नाग देवता खुद आकर बताते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को क्यों काटा। ये अनोखी परंपरा बाबा मंगलदास के मंदिर में सालों से चली आ रही है। बताया गया कि लसुड़िया परिहार गांव में मंदिर परिसर में सांपों द्वारा काटे गए लोगों और उनके परिजन एक साथ मंदिर में इकट्ठा होते हैं। फिर उनसे सांप काटने की वजह पूछी जाती है और वो हाँ और ना में जवाब भी देते हैं। वो आज के बाद कैसे हुई? बाबा वजन जो अगर शरीर पे है ये क्यों है, मतलब कि जब से शरीर वजन आते जाए नहीं आएगी, रात तक सब उतर जाएगी। चल बाजा। इस दौरान दावा किया गया कि एक महिला को भी सांप ने डसा था, जो वहां बजते हुए धुन पर बेसुध नजर आई और 2-3 लोग उसे पकड़ते दिखे। यहाँ पुजारी एक विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिसमें थाली बजाना और मंत्र पढ़ना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही उन लोगों पर असर दिखने लगता है जिन्हें सांप ने काटा होता है। स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं। इस अनूठी परंपरा को देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं। बावजूद हर साल सैकड़ों भक्त इस अनोखी अदालत में शामिल होते हैं। यूपी के सहारनपुर के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जब एक बंदर बाबू बनकर के टेबल पर बैठ गया और फाइलें चेक करने लगा। यूपी के सहारनपुर में सब रजिस्ट्रार दफ्तर में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जब एक बंदर अचानक बाबू बनकर दफ्तर में घुस आया और टेबल पर जमकर बैठ गया। ये नजारा देखने लायक था, क्योंकि बंदर जैसे पूरी संजीदगी के साथ फाइलें चेक करने लगा, मानो उस पर ही सारा कामकाज का भार टिका हो। इस अनोखी घटना से दफ्तर में मौजूद कर्मचारी और दूसरे लोग हैरान भी हुए और ठहाके लगाने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जहां लोग अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी ने कमेंट किया, बजरंगबली खुद तुम्हारी गलतियां देखने आए हैं, तो किसी ने लिखा, लगता है बंदर साहब का प्रमोशन तय है। इस मजेदार तस्वीर को देखकर कर्मचारी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और इस पल का जमकर मजा लिया। लोग इसे सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर भी व्यंग के रूप में देख रहे हैं। इस अनोखी घटना ने सहारनपुर के इस सरकारी दफ्तर को एक अलग ही पहचान दिला दी है। चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें चलती कार की छत पर रख करके स्काई शॉट चलाया गया है और यह हरकत चंडीगढ़ के सबसे बिजी सेक्टर में किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर दिवाली के दिन की है, जिसमें चंडीगढ़ के रिहायशी इलाके में एक लग्जरी कार तेज रफ्तार में जा रही है और उसकी छत पर पटाखे रखे हुए हैं और एक के बाद एक लगातार स्काई शॉट उड़ रहे हैं। कार तेजी से चल रही है, उसके अंदर तेज आवाज में गाना बज रहा है और पटाखे फूट रहे हैं। कार की छत से निकले पटाखे लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में दिख रही कार का नंबर प्लेट भी नहीं है।
वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक कार सोनीपत से खरीदी गई थी, लेकिन दिवाली के मौके पर जिस तरह से कार की छत पर पटाखे फोड़ने का स्टंट किया गया, उससे बड़ा हादसा हो सकता था। Zee News।